फर्ज कीजिए आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें 20 मजदूर काम करते हैं और अचानक आपको एक दिन पता चलता है कि 20 लोग होते ही ना कानून के मुताबिक आपको उन सभी का पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड काटना पड़ेगा। और सिर्फ उनका काटना ही नहीं बल्कि अपनी जेब से भी एक बड़ा हिस्सा उस फंड में मिलाना पड़ेगा। तो आप एक चालाक बिजनेसमैन हैं, आप सोचते हैं कि यार ये तो बहुत आसान है, कल से एक मजदूर को काम पर बुलाना बंद कर दो, गिनती 19 हो जाएगी और मैं इस पीएफ के भारी भरकम झंझट से हमेशा के लिए आजाद। बहुत ही स्मार्ट चाल है ना? तो लॉजिकल चैनल के इस खास डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की गहन चर्चा विशेष रूप से उन छात्रों और उम्मीदवारों के लिए डिजाइन की गई है जो यूपीएससी, एएलसी, ईपीएफओ, एपीएफसी या अपने कॉलेज के लेबर लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और आज का हमारा फोकस है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1952, खास तौर पे सेक्शन 1 से लेके 22 तक। हम जानते हैं कि बेयर एक्ट पढ़ना ना थोड़ा उबाऊ हो सकता है, बोरिंग लगता है, इसलिए आज हम इस पूरे कानून को एक मजेदार कहानी के जरिए डिकोड करेंगे। बहुत जरूरी है ये अप्रोच। मान लेते हैं हमारी कहानी में जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनका नाम है सेठ जी। सेठ जी बहुत कंजूस हैं, बेहद चालाक हैं और हर वो तरकीब लगाते हैं जिससे मजदूरों का पैसा बचाया जा सके। आज हम देखेंगे कि कैसे ही ईपीएफ एक्ट का ये जो लीगल ब्लूप्रिंट है वो सेठ जी की हर चालाकी को मात देता है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ईपीएफ एक्ट सिर्फ कागज पर लिखा एक टैक्स या फंड कलेक्शन का नियम नहीं है। मतलब ये एक पूरी सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा की मजबूत ढाल है। ढाल वो कैसे? वो ऐसे कि जब पूंजीवादी व्यवस्था अपने मुनाफे की रेस में अंधाधुंध भाग रही हो ना, तब ये कानून इस बात की गारंटी देता है कि एक आम मजदूर का भविष्य और उसका बुढ़ापा पूरी तरह सुरक्षित रहे। क्या बात है। तो चलिए सेठ जी के पहले दाव से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे सिलेबस में सेक्शन 1, 3 और 4 से आता है, एप्लीकेबिलिटी का सवाल। हाँ, एप्लीकेबिलिटी मतलब ये कानून लागू कब होता है? क्या फैक्ट्री का शटर खुलते ही सेठ जी को पीएफ देना शुरू करना होगा? नहीं, नियम बहुत ही स्पष्ट है इसके लिए। अनुसूची 1, जिसे हम शेड्यूल 1 कहते हैं, उसके तहत आने वाली कोई भी फैक्ट्री या प्रतिष्ठान जहां 20 या उससे अधिक लोग काम करते हैं, बस वहां ये कानून अनिवार्य रूप से लागू हो जाता है। अच्छा, तो यहीं पर मेरी सेठ जी वाली 19 लोगों की चाल आती है। बताइए। मान लीजिए सेठ जी की फैक्ट्री में 20 लोग हैं, कानून लागू हो गया, अगले ही महीने वो चुपचाप 5 लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं। अब फैक्ट्री में बचे 15 लोग। वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड। वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड मतलब एक बार फंस गए तो फंस गए। बिल्कुल, अगर किसी प्रतिष्ठान पर एक बार ये एक्ट लागू हो गया तो भविष्य में कर्मचारियों की संख्या 20 से कम होने पर भी ये एक्ट लगातार लागू रहता है। आप मजदूरों को निकालकर कानून से नहीं बच सकते। अब टेक्निकली तो किसी एक जगह पर 20 लोग हैं ही नहीं, क्या अब वो बच जाएंगे? यहीं पर ना सेक्शन 2A की जबरदस्त एंट्री होती है। सेक्शन 2A ये क्या करता है? ये सेक्शन कहता है कि अगर अलग अलग विभाग या ब्रांच हैं, भले ही वे अलग अलग राज्यों में क्यों ना हो, अगर उनका मालिक एक है, उनका मैनेजमेंट एक है, तो उन सबको मिलाकर एक सिंगल एस्टैब्लिशमेंट यानी एक ही प्रतिष्ठान माना जाए। और एक और बात, अगर एम्प्लॉयर और कर्मचारी चाहे ना तो स्वेच्छा से भी इस एक्ट को अपना सकते हैं, भले ही संख्या 20 से कम हो। चलिए सेठ जी, कवरेज के चक्रव्यूह में तो फंस गए। अब आते हैं सेक्शन 2B पर जो बेसिक वेज यानी मूल वेतन को परिभाषित करता है। जी, ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है। अगर मैं सेठ जी की जगह होता तो मैं सोचता कि पीएफ तो बेसिक सैलरी पर कटता है ना। हाँ बिल्कुल। तो मैं मजदूरों की बेसिक सैलरी सिर्फ 2000 रुपए कर पड़ेगा, है ना मास्टर स्ट्रोक? ये सेठ जी की सबसे पुरानी और घिसी पिटी चाल है। इसे एचआर की भाषा में बेसिक वेज डिलेमा कहते हैं, लेकिन इसका भी पक्का इलाज मौजूद है कानून में। वो कैसे? इसके लिए हमें ब्रिज एंड रूफ कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लैंडमार्क केस को समझना होगा। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एकदम साफ कर दिया कि ड्यूटी या छुट्टी के दौरान मिलने वाला हर वो पैसा जो सभी कर्मचारियों को यूनिवर्सली मिलता है, वो बेसिक वेज का ही हिस्सा है। एक मिनट, यूनिवर्सली मिलने का मतलब? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं हमारे सुनने वालों को। मान लीजिए एक भत्ता है जो सिर्फ नाइट शिफ्ट करने वालों को मिलता है, या फिर किसी खास खतरनाक मशीन पर काम करने वालों को मिलता है। वो एक विशेष भत्ता है, उसे बेसिक वेज से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, समझ गया। इसी तरह महंगाई भत्ता यानी डीए। अब एक बुनियादी सवाल पे आते हैं। सेठ जी पीएफ का पैसा जमा तो कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक गुल्लक है, मतलब कि पैसा डालो और रिटायरमेंट पर एक साथ निकाल लो? नहीं, ये इस कानून की सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ एक रिटायरमेंट फंड बिल्कुल नहीं है, ये एक 3-in-1 कॉम्बो है। 3-in-1 कॉम्बो? हाँ, इसे हम ईपीएफ एक्ट के 3 स्तंभ कह सकते हैं। पहला स्तंभ है ईपीएफ जो सेक्शन 5 में आता है। ये वही गुल्लक है जिसका आपने जिक्र किया। मतलब एक मुश्त पैसा? जी, ये एक मुश्त बचत यानी लमसम सेविंग्स है जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है। इसमें सेठ जी और कर्मचारी दोनों का पैसा जुड़ता है। ठीक है, ये तो पहला हुआ। बाकी दो स्तंभ क्या है?
यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। दूसरा स्तंभ है ईपीएस यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, जो सेक्शन 6A में है। पेंशन? हाँ, ये मासिक पेंशन देता है। अब यहाँ एक हाँ मोमेंट है तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। इस पेंशन के लिए ना कर्मचारी की सैलरी से एक भी रुपया नहीं कटता। एक मिनट, तो ये पेंशन का पैसा आ कहां से रहा है भाई? ये पैसा एम्प्लॉयर यानी हमारे सेठ जी के हिस्से से आता है। सेठ जी के हिस्से से? हाँ, जो उनके योगदान का अधिकतम 8.33% होता है। और साथ ही इसमें केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से पैसा मिलाती है। मतलब मजदूर फ्री में पेंशन पाता है? बिल्कुल। अगर आप इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये पूंजीवादी मॉडल में एक बहुत बड़ा बदलाव है। वो कैसे? कानून ये कह रहा है कि एक मजदूर के बुढ़ापे का बोझ सिर्फ मजदूर का अकेले का नहीं है, बल्कि उस पूंजीपति का भी है जिसने उस मजदूर की जवानी में उसके काम से मुनाफा कमाया है। और साथ ही ये जिम्मेदारी राज्य यानी सरकार की भी है। वाकई ये एक बहुत ही गहरा और सामाजिक नजरिया है। और तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा है ईडीएलआई यानी एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये सेक्शन 6-B में है। ये इंश्योरेंस है? जी, ये पीएफ बैलेंस से जुड़ा एक जीवन बीमा है। और मजे की बात यह है कि इसका अधिकतम 1% खर्च सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर यानी सेठ जी को उठाना होता है। कर्मचारी इसमें भी अपनी जेब से कुछ नहीं देता। अगर हम इसे एक प्रैक्टिकल जिंदगी में रखकर देखें, मान लीजिए किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत दुखद है, तो उसके परिवार को इस 3-in-1 कॉम्बो से क्या मिलेगा? उस परिवार को एक पूरी सुरक्षा छतरी मिलेगी। उन्हें ईपीएफ का पूरा जमा पैसा एक मुश्त मिलेगा, ईपीएस के तहत एक मासिक विधवा या अनाथ पेंशन मिलेगी और ईडीएलआई से एक मुश्त बीमा राशि भी मिलेगी। इतने बड़े फंड को चलाता कौन है? ये एक ट्राइपार्टाइट गवर्नेंस यानी त्रिपक्षीय शासन व्यवस्था बनाई गई है। त्रिपक्षीय मतलब 3 पार्टियां? जी, सेक्शन 5A में सेंट्रल बोर्ड है, सेक्शन 5AA में एग्जीक्यूटिव कमेटी है और सेक्शन 5B में स्टेट बोर्ड्स हैं। त्रिपक्षीय का अर्थ है कि इस बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि, सेठ जी जैसे मालिकों के प्रतिनिधि और मजदूरों के प्रतिनिधि, ये तीनों एक साथ बैठते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टैक्स का पैसा नहीं है, ये प्राइवेट पैसा है जो एक पब्लिक ट्रस्ट में रखा गया है, इसलिए सभी का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। और इस पूरे सिस्टम का बॉस कौन होता है? कोई तो हेड होगा। इसका सीईओ होता है सीपीएफसी यानी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लीजिए। जी बताइए। इतने बड़े फंड के ऑडिट की जिम्मेदारी किसी आम चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं होती, बल्कि सीधे कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हर साल इसका ऑडिट करता है। क्या बात कर रहे हैं, सीधे कैग की नजर? बिल्कुल। लेकिन सेठ जी तो बड़े बड़े वकील खड़े कर देंगे। वो कहेंगे कि अरे, इस स्टेट बोर्ड में तो मजदूरों का एक प्रतिनिधि आया ही नहीं था, एक पद खाली था, इसलिए इस बोर्ड ने पीएफ का जो भी फैसला लिया है वो अमान्य यानी इनवैलिड है। कानून बनाने वालों को पता था कि सेठ जी जैसे लोग ऐसे तकनीकी बहाने बनाएंगे, इसीलिए उन्होंने सेक्शन 5DD बनाया। ये क्या करता है? ये एक सुरक्षा कवच है जो साफ कहता है कि अगर बोर्ड में कोई पद खाली है या उसके गठन में कोई भी तकनीकी खराबी है ना, तो भी बोर्ड का कोई भी फैसला इनवैलिड नहीं होगा। सेठ जी इस तकनीकी खामी का फायदा उठाकर बच नहीं सकते। बहुत खूब। चलिए अब थोड़ा योगदान का गणित समझते हैं, जो हमारी अगली स्लाइड में है। बेस अमाउंट में बेसिक और डीए तो समझ आ गया, लेकिन सेक्शन 6 में एक टर्म लिखा है रिटेनिंग अलाउंस। हाँ, रिटेनिंग अलाउंस। मैं इसे थोड़ा चैलेंज करना चाहता हूं। अगर कोई कर्मचारी काम ही नहीं कर रहा है तो सेठ जी उसे अलाउंस क्यों देंगे? ये तो बिजनेस के नजरिए से कोई लॉजिक ही नहीं है। सेठ जी तो पैसा बचाएंगे ना। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, जो मौसमी उद्योग होते हैं जैसे हमारी चीनी की मिलें, अच्छा, गन्ने का सीजन खत्म होने के बाद 3-4 महीने फैक्ट्री बंद रहती है। अब जो वहाँ का चीफ इंजीनियर है या जो बहुत ही कुशल मजदूर हैं, अगर सेठ जी उन्हें उन 3 महीनों में कुछ नहीं देंगे तो वो किसी और फैक्ट्री में चले जाएंगे ना। हाँ वो तो है। इसलिए उस ऑफ सीजन के दौरान उन्हें जोड़े रखने के लिए जो एक तय रकम दी जाती है उसे ही रिटेनिंग अलाउंस कहते हैं। और कानून कहता है कि इस भत्ते पर भी पीएफ कटेगा। समझ गया। मतलब कर्मचारी को रिटेन करने का खर्च। हाँ। और ये हिस्सा होता कितना है? नियम के मुताबिक कर्मचारी का हिस्सा उसकी सैलरी का 10% होता है। कुछ नोटिफाइड इंडस्ट्रीज में ये 12% भी होता है। ये सीधा उसकी सैलरी से कटता है। और सेठ जी का? सेठ जी को भी बिल्कुल उतना ही 10% या 12% अपनी जेब से मिलाना होता है। मान लीजिए मैं एक कर्मचारी हूँ और मैं भविष्य के लिए कुछ ज्यादा बचत करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा 10% नहीं बल्कि 20% पीएफ काट लूं, तो क्या सेठ जी को भी 20% मिलाना पड़ेगा? तब तो सेठ जी बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, यहाँ कानून बैलेंस बनाता है। कर्मचारी बिल्कुल स्वेच्छा से अपना हिस्सा बढ़ा सकता है, जिसे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड या वीपीएफ कहते हैं। अच्छा। लेकिन, और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टिप है, सेठ जी इसके लिए अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए बाध्य या ऑब्लिगेटेड बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ अपना तय 10 या 12% ही देंगे। चलिए
अब उस स्थिति पर आते हैं जहां सेठ जी ने फाइनली बेईमानी कर ही दी, मतलब सेक्शन 7 अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, जिसे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। जी। सेठ जी ने जानकारी छुपा ली या पीएफ का पैसा कम जमा किया, तो क्या पीएफ का अधिकारी सीधा पुलिस लेकर आएगा और सेठ जी को उठाकर जेल में डाल देगा? नहीं, इसे बहुत ही तार्किक तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके 3 चरण हैं, सेक्शन 7A, 7B और 7C। ठीक है, पहला चरण क्या है? स्टेज 1 यानी 7A में CPFC अधिकारी मामले की जांच करते हैं कि असल में कितना बकाया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अधिकारी के पास एक सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां? हाँ, वो गवाह बुला सकता है, शपथ पर बयान दर्ज कर सकता है और दस्तावेज पेश करने का सीधा आदेश दे सकता है। तो क्या अधिकारी सिर्फ अंदाजा लगाकर कह सकता है कि तुम्हारी फैक्ट्री देखकर लगता है कि 5 लाख का पीएफ बकाया है, चलो पैसे निकालो? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बहुत ही फेमस केस है, RPFC वर्सेस अवध शुगर मिल्स। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अधिकारी हवा में तीर नहीं चला सकते। असेसमेंट सिर्फ अंदाजे या गेसिंग पर नहीं हो सकता। उनके पास बकाये को साबित करने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए। ठीक है, और अगर फैसला आ गया और सेठ जी कहते हैं कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, तो क्या वो रिव्यू की मांग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्टेज 2 यानी 7B रिव्यू का ही है। अगर किसी को आपत्ति है तो वो उसी अधिकारी के पास वापस जा सकता है जिसने फैसला दिया था। उसी के पास? लेकिन वो अपना फैसला क्यों बदलेगा? इसीलिए शर्त है। ऐसा नहीं है कि आप रोज मुंह उठाकर रिव्यू के लिए चले जाएं। शर्त यह है कि या तो आपके पास कोई एकदम नया सबूत मिला हो जो पहले नहीं था, या फिर रिकॉर्ड पर कोई ऐसी गलती हो जो साफ नजर आ रही हो, जिसे कानून की भाषा में एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। समझ गया। और अगर ये पता चले कि सेठ जी ने कोई पुरानी लेजर बुक ही छुपा ली थी और कुछ पैसा छूट गया था, तो क्या होगा? उसके लिए स्टेज 3 यानी 7C है। अगर कोई बकाये की रकम छूट गई है तो अधिकारी 5 साल के भीतर केस को दोबारा खोल सकता है। 5 साल? जी हाँ, ये 5 साल की समय सीमा एग्जाम्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ सेठ जी अपनी सबसे बड़ी चाल चलेंगे। अब क्या करेंगे सेठ जी? सेठ जी सोचेंगे कि यार, भारत की न्याय व्यवस्था में तो सालों लग जाते हैं, मैं इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दूंगा, स्टे ऑर्डर ले आऊंगा और सालों तक केस लटकाए रखूंगा, पैसा मेरी जेब में ही रहेगा। सेठ जी ऐसा सोच तो सकते हैं, लेकिन सेक्शन 7D और 7I के तहत ये अपील किसी आम सिविल कोर्ट में जाती ही नहीं है। तो कहाँ जाती है? ये सीधे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाती है, और सेक्शन 7L साफ कहता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा, कोई भी सिविल कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। फिर भी ट्रिब्यूनल में भी तो समय लगेगा ही ना, वहां तो केस लटकेगा। समय लग सकता है, लेकिन सेठ जी को इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आता है सेक्शन 7O का प्री डिपॉजिट रूल। ये कानून का सबसे तगड़ा झटका है सेठ जी के लिए। प्री डिपॉजिट रूल, ये क्या है? ट्रिब्यूनल सेठ जी की अपील तब तक सुनेगा ही नहीं, मतलब उनकी फाइल खुलेगी ही नहीं, जब तक कि सेठ जी उस बकाये के 75% राशि पहले जमा नहीं कर देते। अरे बाप रे, मतलब अपील करने का अधिकार पाने के लिए भी पहले 75% पैसा टेबल पर रखना होगा? बिल्कुल। हालांकि ट्रिब्यूनल के पास विशेष कारणों से इसे कम करने का अधिकार है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रुकावट है जो सिर्फ समय बर्बाद करने वाली अपीलों को रोकती है। और अगर सेठ जी सोचते हैं कि वो पैसे देने में देरी करेंगे, तब? तो सेक्शन 7Q एकदम तैयार है। देरी करने पर उन्हें बकाया राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना होगा। 12%? अब तो सेठ जी पूरी तरह घिर चुके हैं, तो वो एक नया मास्टर स्ट्रोक निकालते हैं। बताइए, अब कौन सा जुगाड़ निकाला उन्होंने? वो सोचते हैं कि मैं सीधे मजदूर रखूंगा ही नहीं, मैं एक ठेकेदार को पकड़ता हूं, वो अपने मजदूर लाएगा, वहीं उनको सैलरी देगा। अब पीएफ की पूरी टेंशन ठेकेदार की और मैं एकदम फ्री। क्या ये काम करेगा? ये सेठ जी की सबसे बड़ी भूल होगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 का जो कोर रूल है वो इसी रिकवरी की चेन को सेट करता है। इस कानून में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी मुख्य मालिक, जो कि सेठ जी हैं, वही अंतिम रूप से जिम्मेदार हैं। मतलब ठेकेदार के मजदूरों का पीएफ भी सेठ जी देंगे? जी हाँ, सेठ जी को ही ठेकेदार के कर्मचारियों का पूरा पीएफ विभाग को जमा करना होगा। हाँ, ये जरूर है कि बाद में वे अपने ठेकेदार के बिल से वो पैसा काट सकते हैं, लेकिन सरकार तो सबसे पहले सेठ जी का ही कॉलर पकड़ेगी। और ठेकेदार क्या करेगा? क्या वो मजदूर की सैलरी से सारा पैसा काट लेगा? यहाँ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्जाम टिप है। ठेकेदार मजदूर की सैलरी से सिर्फ और सिर्फ मजदूर का हिस्सा, यानी वही 10 या 12% ही काट सकता है। और एम्प्लॉयर का हिस्सा? एम्प्लॉयर का हिस्सा या पीएफ का प्रशासनिक खर्च मजदूर की सैलरी से काटना सख्त मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मान लीजिए सेठ जी बिल्कुल ठीक हो गए, उन्होंने अपनी तिजोरी को ताला लगाया और कहा कि भाई मैं पैसे दूंगा ही नहीं, जो करना है कर लो, तब क्या होगा? तब सेक्शन 8B और 8D के तहत अधिकारी एक रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसके बाद रिकवरी ऑफिसर के तर्कश में ऐसे भयानक हथियार हैं कि सेठ जी अंदर तक हिल जाएंगे। ऐसे कौन से हथियार हैं? पहला, उनकी संपत्ति की कुर्की और नीलामी। दूसरा, सेठ जी की सीधी गिरफ्तारी और जेल। और तीसरा,
उनकी संपत्ति को चलाने के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति। रिसीवर मतलब? अब फैक्ट्री सेठ जी नहीं चलाएंगे, कोर्ट का आदमी चलाएगा। लेकिन अगर सेठ जी ने अपना सारा कैश कहीं और इन्वेस्ट कर रखा हो किसी तीसरी जगह तो? उसके लिए सबसे दिलचस्प हथियार है गार्निशी ऑर्डर्स, जो सेक्शन 8F में है। गार्निशी ऑर्डर्स, ये कैसे काम करता है? इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए सेठ जी की फैक्ट्री माल बनाती है और रिलायंस को सप्लाई करती है। रिलायंस को सेठ जी को 5 लाख रुपए देने हैं। ठीक है। सीधे पीएफ विभाग को ट्रांसफर कर दो। वाह, मतलब सेठ जी का पैसा उनके खुद के बैंक अकाउंट में पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट हो जाएगा, हवा में ही पैसा जब्त। बिल्कुल। ये तो सच में बहुत ताकतवर टूल है। अच्छा, अब जरा कर्मचारियों के नजरिए से बात करते हैं। ये पैसा सुरक्षित कितना है? क्या कोई बैंक या कर्जदार इस पैसे पर कब्जा कर सकता है? सेक्शन 10 और 11 इस पैसे को एक अभेद्य ढाल देते हैं। सेक्शन 10 के अनुसार किसी भी सिविल कोर्ट द्वारा किसी भी कर्ज की वसूली के लिए पीएफ के पैसे को अटैच या कुर्क नहीं किया जा सकता। अच्छा। यहाँ तक कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसके नॉमिनी को जो पैसा मिलता है वो मृतक के व्यक्तिगत कर्जों से पूरी तरह मुक्त होता है। और अगर सेठ जी की फैक्ट्री ही डूब जाए, मान लीजिए वो बैंकरप्ट हो गया और फैक्ट्री बिकने की नौबत आ गई, तब सेक्शन 11 का फर्स्ट चार्ज का नियम लागू होता है। फर्स्ट चार्ज? हाँ, इसे एक डूबते हुए जहाज की तरह समझिए। हाँ। अगर कंपनी एक डूबता हुआ टाइटैनिक है तो पीएफ का बकाया उस जहाज की सबसे पहली लाइफ बोट है। क्या बात है। बड़े बड़े बैंक, सप्लायर और बाकी कर्जदार बाद में आएंगे। हाँ। सबसे पहला अधिकार यानी फर्स्ट चार्ज मजदूरों के पीएफ का होगा। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस एपीएफसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मजदूरों के पीएफ का पैसा बैंकों के सिक्योर्ड लोन से भी ऊपर आता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सेठ जी कहेंगे कि भाई अगर मुझे इतना पीएफ देना ही है तो मैं कल से इन मजदूरों की सैलरी कम कर रहा हूँ, मेरे खर्चे तो बैलेंस होने चाहिए ना। सेक्शन 12 इस बात पर पूरी तरह रोक लगाता है। सेठ जी पीएफ की देनदारी का बहाना बनाकर किसी भी कर्मचारी का वेतन या मौजूदा भत्ते कम नहीं कर सकते। लेकिन सरकार को पता कैसे चलेगा कि सेठ जी अंदर क्या कर रहे हैं? इससे चेक करने के लिए सेक्शन 13 में इंस्पेक्टरों की व्यवस्था है। इंस्पेक्टर किसी भी समय फैक्ट्री परिसर में घुस सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं और अगर कोई गड़बड़ी लगे तो दस्तावेजों को जब्त कर सकते हैं या उनकी कॉपी बना सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इतनी सारी चालाकियों और नियमों के उल्लंघन के बाद क्या सेठ जी को सिर्फ जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है या कोई आपराधिक सजा भी है? सजा का प्रावधान सेक्शन 14, 14A और 14B में बहुत कड़ाई से दिया गया है। अगर सेठ जी ने कर्मचारी की सैलरी से उसका हिस्सा तो काट लिया लेकिन उसे पीएफ विभाग में जमा नहीं किया, मतलब अपनी जेब में रख लिया, तो ये गंभीर अपराध है। इसमें कितनी सजा है? इसके लिए कम से कम 1 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना तय है। लेकिन सेठ जी तो कोर्ट में कहेंगे कि हुजूर, मैं तो सेठ हूं, फैक्ट्री तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी एक अलग इंसान है कानून की नजर में, आप कंपनी को जेल में कैसे डालेंगे? आमतौर पे कानून में कंपनी को एक अलग अस्तित्व माना जाता है जिससे मालिकों को सुरक्षा मिलती है। लेकिन पीएफ के मामले में सेक्शन 14A के तहत कोर्ट कॉर्पोरेट वेल यानी कॉर्पोरेट पर्दे को उठा देता है। पर्दे को उठा देता है? जी, इसका मतलब है कि कोर्ट उस कंपनी के मुखौटे को नोच कर फेंकता है और देखता है कि पीछे कौन बैठा है। जो भी डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी उस वक्त इंचार्ज था उसे व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जाएगा और जेल उसे ही जाना होगा। अरे वाह! और जो लेट पेमेंट पर जुर्माना लगता है उसका क्या नियम है? सेक्शन 14B के तहत डैमेजेस यानी हर्जाना वसूला जा सकता है जो कि बकाये की रकम का 100% तक हो सकता है। 100%? हाँ। लेकिन और ये यूपीएससी और ईपीएफओ एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। आपको मैक्लियोड रसेल इंडिया लिमिटेड वर्सेस आरपीएफसी का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट याद रखना है। इस केस में क्या हुआ था? कोर्ट ने कहा कि 100% जुर्माना लगाने के लिए मेंस रिया यानी आपराधिक मनस्थिति साबित होना जरूरी है। इसका मतलब है कि विभाग को ये साबित करना होगा कि सेठ जी ने जानबूझकर बदमाशी से पैसे रोके थे। अच्छा, मतलब इंटेंशन देखा जाएगा। बिल्कुल। अगर देरी किसी जेन्युइन तकनीकी कारण से हुई है तो सिर्फ अनजाने में हुई देरी पर अंधाधुंध 100% हर्जाना नहीं लगाया जा सकता। समझ गया। अच्छा, क्या इस कानून से किसी को छूट भी मिलती है या ये पूरे देश की हर बिल्डिंग पर लागू है? एग्जेम्पशंस है ना। सेक्शन 16 उन स्थानों को बाहर करता है जहां ये लागू नहीं होता, जैसे 50 से कम लोगों वाली बिना बिजली की सहकारी समितियां या फिर ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान जिनकी अपनी खुद की पीएफ या पेंशन योजनाएं पहले से मौजूद है। और प्राइवेट कंपनियों के लिए? सेक्शन 17 सरकार को यह शक्ति देता है कि वो किसी कंपनी को छूट दे सके, लेकिन शर्त यह है कि उस कंपनी के अपने पीएफ नियम सरकारी नियमों से कम फायदेमंद यानी नॉट लेस फेवरेबल नहीं होने चाहिए। और अगर सेठी तंग आके कह दें कि मुझे फैक्ट्री चलानी ही नहीं है और वो अपनी कंपनी किसी और को बेच दे तो सेक्शन 17B लागू होगा। ये क्या कहता है? कंपनी बेचने या ट्रांसफर करने पर पुराने मालिक यानी सेठ जी और नए मालिक दोनों पिछले पीएफ बकाये के लिए जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, यानी संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी।
मतलब नया मालिक भी फंसेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि नए मालिक की देनदारी सिर्फ उस संपत्ति के मूल्य तक ही सीमित होगी जो उसने खरीदी है। और आखिरी सवाल, जो सरकारी अधिकारी सेठ जी के खिलाफ ये एक्ट लागू करवा रहे हैं, सेठ जी तो उन पर भी झूठे मुकदमे ठोक सकते हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं। सेक्शन 18 और 18A उन्हें इस बात से पूरी तरह सुरक्षित करते हैं। जो भी अधिकारी गुड फेथ यानी अच्छे विश्वास में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। और कोई सुरक्षा? सेक्शन 18A के तहत इन अधिकारियों को IPC की धारा 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट्स यानी लोक सेवक माना जाता है। तो अगर हम पूरे एक्ट का एक सारांश निकालें तो इसमें कवरेज, 3 स्तंभ, एडमिनिस्ट्रेशन, रिकवरी के सख्त तरीके, अटैचमेंट से सुरक्षा और कॉर्पोरेट पर्दे को उठाने वाले पेनाल्टी नियम शामिल हैं। बिल्कुल सही। ये कानून सिर्फ एक गणित या कुछ पन्नों का पुलिंदा नहीं है, ये मजदूरों के हकों की एक असली ढाल है जो सेठ जी जैसे लोगों की हर चाल का पहले से ही जवाब तैयार रखती है। अगर आपको हमारा ये डीप डाइव पसंद आया हो तो लॉजिकल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।